हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल करियर टॉक्स। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है चांस टू टैप इंडियाज इक्विटी इन म्यांमार। आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग इंडिया म्यांमार के प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस क्या है। साथ ही इस टॉपिक को हम इस कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस कर रहे हैं कि रिसेंट में इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी ने म्यांमार को विजिट किया था। जब उनके द्वारा म्यांमार को विजिट किया गया तो उन्हें रिसीव करने के लिए म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर खुद आते हैं। अब इसको ऐसे इंटरप्रेट किया जा रहा है कि यहाँ पर म्यांमार में जो प्रोटोकॉल्स हैं वो प्रोटोकॉल्स काफी रिस्ट्रिक्ट माने जाते हैं, लेकिन उन प्रोटोकॉल्स की चिंता ना करते हुए यहाँ पर प्रोटोकॉल को ब्रेक करते हुए म्यांमार के प्राइम मिनिस्टर जब इंडिया के फॉरेन सेक्रेटरी को खुद रिसीव करने के लिए आते हैं, तो यहाँ पर इस इवेंट के बाद ये इंटरप्रेट किया जा सकता है कि इंडिया का जो भी स्टैंड था मिलिट्री कू को लेकर के यहाँ पर म्यांमार में, यहाँ पर उस इंस्टेंस को म्यांमार ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है। और साथ ही साथ ये इवेंट ये भी इंडिकेट करता है कि म्यांमार इंडिया को अपना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्टनर के रूप में परसीव करता है। जितना इंपॉर्टेंट वो अपने लिए चाइना को समझता है, उतना ही इंपॉर्टेंट यहाँ पर वो इंडिया को भी मानता है। इस तरह के इवेंट यहाँ पर ये चीजें हाईलाइट कर रहे हैं। तो इसी रीसेंट विजिट के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे इंडिया म्यांमार के प्रेजेंट रिलेशनशिप स्टेटस को। साथ ही देखेंगे कि म्यांमार में जब मिलिट्री कू हुआ था तो उसके बाद पूरे वर्ल्ड का क्या रिस्पांस था, क्या रिएक्शन था, इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का स्टैंड इस कॉन्टेक्स्ट में क्या रहा, और इंडिया के लिए क्या चैलेंजेस हैं, जिन चैलेंजेस को म्यांमार की मिलिट्री लीडरशिप या म्यांमार की कोई भी अदर डेमोक्रेटिक लीडरशिप उसके साथ शॉर्ट आउट इंडिया किस तरीके से कर पाएगा। इन्हीं सब कॉन्टेक्स्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग आज के इस सेशन को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। देखिए, हम सभी को पता है म्यांमार में जिस पार्टी का रूल था मिलिट्री कू से पहले, वो पार्टी थी आपकी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी, जिसकी लीडर थी आपकी ऑन्ग सान सू की। इनको यहाँ पर अरेस्ट कर लिया गया, डिटेन कर लिया गया आर्मी के द्वारा फरवरी 2021 में। और यहाँ पर इनको अरेस्ट करने के बाद, इनकी पार्टी के सभी लीडर्स को अरेस्ट करने के बाद, यहाँ पर म्यांमार ने अनाउंस कर दिया, म्यांमार की मिलिट्री ने अनाउंस कर दिया यहाँ पर मिलिट्री कू। तो तब से लेकर के यहाँ पर जो डेमोक्रेटिक तरीके से ये गवर्नमेंट चुन के आई थी उसको यहाँ पे हटा दिया गया और मिलिट्री का रूल म्यांमार के अंदर एस्टेब्लिश कर दिया गया। म्यांमार में इस इवेंट के होने के बाद पूरी वर्ल्ड में इस इवेंट को लेकर के कंसर्न देखे गए, और उसी में यहाँ पर जो वर्ल्ड लार्जेस्ट डेमोक्रेसीज हैं, स्पेशली जो वेस्टर्न पावर्स हैं, वो वेस्टर्न पावर्स ने यहाँ पर स्ट्रांगली इस इवेंट को लेकर के नाराजगी जताई। बट इंडिया जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, उसको भी यहाँ पे कंसर्न फील हुआ कि उसके नेबर में ही इस तरीके से डेमोक्रेसी थ्रेट में आ जा रही है। लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया और म्यांमार, चूंकि एक दूसरे के साथ ये नेबर कंट्री है, बॉर्डर शेयर करते हैं, तो इंडिया के काफी सारे वाइटल इंटरेस्ट भी हैं म्यांमार में। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने रिलेशनशिप में किसी प्रकार का कोई डेंट ना आए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिया ने यहाँ पर बहुत केयरफुली अपना स्टैंड लिया था म्यांमार में कूप होने के बाद। लेकिन जो वेस्टर्न डेमोक्रेसी है, उन वेस्टर्न डेमोक्रेसी ने यहाँ पर ओपनली क्रिटिसाइज किया था इस स्टेप को, और वहां पर वो फोर्स कर रहे थे यहाँ के मिलिट्री रूलर्स को कि वो अपने यहाँ पे डेमोक्रेसी को फिर से रीस्टोर करें। लेकिन वेस्ट जिस प्रिज्म से म्यांमार की पॉलिसी को देख रहा था, इंडिया उसी प्रिज्म से म्यांमार की पॉलिसी ना तो बनाना अफोर्ड कर सकता है और ना ही उसे फॉलो करना अफोर्ड कर सकता है। तो इंडिया ने अपने वाइटल इंटरेस्ट को देखते हुए एक करेक्ट डायरेक्शन में स्टैंड लिया था, और यहाँ पर अपने इंटरेस्ट को एट द सेम टाइम प्रोटेक्ट करते हुए उन्होंने कम्युनिकेशन चैनल्स ओपन रखे थे म्यांमार में। चाहे जो भी स्टेक होल्डर्स हो, हमने उनसे कभी कम्युनिकेशन ब्रेक नहीं किया, और इंडिया के इसी स्टैंड को यहाँ पे म्यांमार ने पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया है। अब इसके बाद अगर हम लोग देखें तो मिलिट्री कूप के बाद रिस्पांस किस तरीके से था, तो वेस्टर्न कंट्रीज की बात करें तो वेस्टर्न कंट्रीज ने इस इवेंट को स्ट्रांगली कंडेम किया था, और केवल कंडेम ही नहीं किया था, यहाँ पर थ्रेट थ्रेट भी दी थी कि वो हार्ड इकोनॉमिक सैंक्शंस लगाएंगे म्यांमार के ऊपर अगर उन्होंने यहाँ पर डेमोक्रेसी में फिर से कंट्री को ट्रांजिशन करने नहीं दिया तो यहाँ पर। और इस इकोनॉमिक सैंक्शंस की थ्रेट में म्यांमार को एक तरीके से फुली क्रिटिसाइज किया गया था और फोर्स करने की कोशिश की गई थी कि वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को वापस से रिस्टोर करें। अब यूएस ने यहाँ पर इतना ज्यादा थ्रेट का इस्तेमाल किया था कि म्यांमार की आर्मी कुछ दिनों के बाद इस तरह के थ्रेट से बॉदर होना ही बंद हो गई थी यहाँ पर, और उन्होंने यहाँ पर इसको फिर इग्नोर करना चालू कर दिया म्यांमार की जो मिलिट्री लीडरशिप है उन्होंने।
एट द सेम टाइम ये रिस्पॉन्स अगर वेस्टर्न कंट्रीज का था, यूरोपियन कंट्रीज का था, तो उसी समय पर जो चाइना और रशिया है, चाइना और रशिया ने यहाँ पर इस इवेंट को लेकर के किसी भी तरीके से कोई क्रिटिसिज्म नहीं करी यहाँ पर म्यांमार आर्मी की, और यहाँ पर उन्होंने अपने रिलेशनशिप को और भी स्ट्रेंथन चालू कर दिया। चाइना ने अपने इन्वेस्टमेंट बढ़ाना म्यांमार के अंदर चालू कर दिए, और इस तरीके से म्यांमार को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और म्यांमार को यहाँ पर वो हर तरीके से सपोर्ट करके यहाँ पर वेस्ट को भी काउंटर कर रहा है, और म्यांमार की मिलिट्री के साथ अपनी रिलेशनशिप को भी स्ट्रेंथन कर रहा है। वहीं पर जो म्यांमार के जो नेबर और भी कंट्रीज हैं, जिन्हें हम लोग आसियान कंट्रीज के नाम से जानते हैं, आसियान कंट्रीज ने भी इस सिचुएशन को लेकर के अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया, और उन्होंने कहा कि जो 5 पॉइंट कॉन्सेंसस फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले को फॉलो करना चाहिए यहाँ पर म्यांमार में, और उसी फॉर्मूले के अंतर्गत यहाँ पर म्यांमार के सिचुएशन को रिजॉल्व करना चाहिए। वहां पर उन्होंने कहा कि वायलेंस को एंड करना चाहिए, डायलॉग को रिस्टोर करना चाहिए, फिर से ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस प्रोवाइड करनी चाहिए, और अगर जरूरत पड़े तो आसियान कंट्री मीडिएट करने के लिए भी तैयार है। और आसियान कंट्री यही चाहती है कि म्यांमार में जितनी जल्दी से जल्दी डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी यहां पर वापस से रीस्टोर हो जाए। अब इंडिया भी बहुत हद तक इसी स्टैंड को सपोर्ट करता है, लेकिन यहां पर आसियान के स्टैंड को म्यांमार ने रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि यहां पर आसियान जो है वो मीडिएशन की बात कर रहा था, लेकिन इंडिया के द्वारा यहां पर किसी भी प्रकार से कोई मीडिएशन की बात नहीं करी गई थी। इंडिया की पॉलिसी शुरू से ही नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी रही है। हमारा ये मानना है कि कंट्री के जो इंटरनल मैटर्स हैं, उन इंटरनल मैटर्स में हम दखलंदाजी नहीं करना चाहते। जो भी रिफॉर्म्स आए, जो भी सिचुएशन स्टेबल हो, वो कंट्री के अंदर ही जितने स्टेक होल्डर्स हैं, उन स्टेक होल्डर्स के बीच में डायलॉग होने के बाद जो भी सिचुएशन है उसको नॉर्मलाइज किया जाए। तो इंडिया म्यांमार के कॉन्टेक्स्ट में अपनी नॉन इंटरफेरेंस की जो पॉलिसी है, उसको इंडिया ने यहाँ पे अडॉप्ट किया था। इंडिया ने अपने इंटरेस्ट भी हाईलाइट किए थे, इंडिया ने चिंता जताई थी, लेकिन इंडिया ने कहा था कि जो डेमोक्रेसी है वो उसका भी ट्रांजिशन होना चाहिए म्यांमार के अंदर। लेकिन इंडिया बात करता था इंगेजमेंट के थ्रू डेमोक्रेसी की में ट्रांजिशन की। इंडिया क्रिटिसिज्म में बिलीव ना करके इंगेजमेंट को प्रमोट करने की बात यहां पे कर रहा था, और इंडिया ने यहां पर क्रिटिसिज्म का सहारा नहीं लिया सिचुएशन को नॉर्मलाइज करने के लिए, अपील करने के प्रोसेस में। यहां पर इंडिया का यह भी कहना था कि वायलेंस जो है उसको एंड किया जाए, जैसा कि आसियान का भी स्टैंस था, इंडिया ने भी वही स्टैंस लिया। बट वंस अगेन इंडिया ने एक अपना जो फोकस रखा वो इंगेजमेंट की पॉलिसी पे फोकस रखा, ना कि यहां पर क्रिटिसिज्म की पॉलिसी को इंडिया ने इस्तेमाल किया वेस्टर्न ब्लॉक की तरह। अब यहां पर जो इंडिया का ये स्टैंड इंडिया का जो ये स्टैंड है, वो इंडिया का स्टैंड इस तरीके से इंडिया की हेल्प करता है कि इंडिया अपना जो रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को वहां की मिलिट्री के साथ भी कंटिन्यू कर पाता है। और अगर डेमोक्रेसी में ट्रांजिशन होता है म्यांमार का, तो वहां पे जो भी पार्टी पावर में आएगी, इंडिया उसके साथ भी अपने हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करके रख सकता है। तो इस तरीके से इंडिया अपने इंटरेस्ट, अपने वाइटल इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने नेबरहुड में जो भी स्टेक होल्डर है म्यांमार के अंदर, उनके साथ अपनी इंगेजमेंट कंटिन्यूस रख पाए। इंडिया की पॉलिसी इस तरफ फोकस्ड है ज्यादातर, और इसी वजह से इंडिया का स्टैंड कुछ इस प्रकार का रहा था म्यांमार में मिलिट्री कूप के बाद। यहाँ पर फिर उसके बाद अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो म्यांमार का सिग्निफिकेंस क्या है इंडिया के लिए, तो देखो म्यांमार इंडिया के लिए काफी ज्यादा जियोपॉलिटिकली सिग्निफिकेंट कंट्री है। म्यांमार अपने नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ बॉर्डर शेयर करता है। ये बॉर्डर शेयर करता है आपका अरुणाचल के साथ, नागालैंड के साथ, मणिपुर के साथ, मिजोरम के साथ। तो यहाँ पर मोस्ट इंपोर्टेंट जो नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स हैं, उनके साथ ही कंटिन्यूसली बॉर्डर शेयर करता है। और यहां पर म्यांमार इंडिया की जो पॉलिसी है, नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उस कॉन्टेक्स्ट में भी म्यांमार इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट में डिफरेंट पार्ट्स में ट्रेड बढ़ाने के लिए, कनेक्टिविटी को इंश्योर करने के लिए म्यांमार की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है इंडिया के लिए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में म्यांमार एक बहुत जियोपॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर इसकी जो ज्योग्राफी है वो ज्योग्राफी लाई करती है, और इस वजह से इंडिया को कनेक्ट करके रहना ही पड़ेगा यहाँ पर म्यांमार के साथ। और इसी तरीके से इंडिया अपने इश्यूज है, उस इश्यूज को रिजॉल्व कर सकता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो म्यांमार के कॉपरेशन से ही हम लोग रखाइन स्टेट में
सितवे पोर्ट जो है उसको डेवलप कर रहे हैं। सितवे पोर्ट को डेवलप करने का जो पर्पस है हमारा, वो पर्पस ये भी है कि यहाँ पर जो चाइनीज पोर्ट है इसी के पास, क्याऊ पायू पोर्ट, इसको हम लोग काउंटर कर सकें, चाइना के जियो स्ट्रेटेजिक फुटप्रिंट को काउंटर कर सकें। और एट द सेम टाइम यहाँ पर सितवे पोर्ट और कालादान प्रोजेक्ट के माध्यम से हम म्यांमार से होते हुए अपने नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी बेटर तरीके से कनेक्ट हो सके, नॉर्थ ईस्ट रीजन में भी हमारे यहाँ पे बेटर कनेक्टिविटी इंश्योर हो पाए, हम केवल सिलीगुड़ी कॉरिडोर या बांग्लादेश के ऊपर ही डिपेंडेंट ना रहें अपने एक्सेस के लिए। तो इस वजह से म्यांमार के साथ हम कालादान जैसे प्रोजेक्ट को लेकर के और सितवे पोर्ट जैसे प्रोजेक्ट को लेकर के यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंगेज कर रहे हैं, और ये हमारे सागर विजन का पार्ट भी है। फिर अगर हम लोग बात करते हैं इंडिया नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी के अंदर, तो म्यांमार से हम लोग यहाँ पे रोड कनेक्टिविटी को भी यहाँ पे बिल्ड कर रहे हैं, और म्यांमार से रोड कनेक्टिविटी को बिल्ड करने के लिए हम लोग थाईलैंड म्यांमार इंडिया ट्राइलेटरल हाईवे के कॉन्सेप्ट को भी यहाँ पे एक्सप्लोर कर रहे हैं। और इस तरीके से हम आसियान से कनेक्ट होना चाहते हैं, और अगर हम आसियान से बाय रोड कनेक्ट होना चाहते हैं तो म्यांमार उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इंडिया को आसियान के साथ बेटर रूप से कनेक्ट करने के लिए, और वहां पे भी चाइना के इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें तो चूंकि म्यांमार अच्छा खासा यहाँ पर बॉर्डर शेयर करता है किसके साथ, इंडिया के साथ, तो यहाँ पर चाइना की बढ़ती नजदीकियां म्यांमार के साथ इंडिया के लिए अच्छी खबर नहीं हो सकती है, क्योंकि जब से कूप हुआ है चाइना की इकोनॉमिक ग्रिप म्यांमार के ऊपर बढ़ी है, और म्यांमार और चाइना के बीच में जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके कॉन्टेक्स्ट में जो काफी सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं, उन प्रोजेक्ट्स पर इन दोनों देशों का फोकस है। लेकिन चाइना की बढ़ती प्रेजेंस म्यांमार में ये दिखलाता है कि हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर अनसेफ करने के लिए चाइना फिर कुछ भी कर सकता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में यहाँ पर असम राइफल्स के ऊपर एक डेडली अटैक हुआ था, और ये डेडली अटैक म्यांमार के बॉर्डर के आसपास ही हुआ था, और ये हमें रिमाइंड कराता है कि किस तरीके से चाइना नॉर्थ ईस्ट में ट्रबल क्रिएट करने के लिए यहाँ पे म्यांमार का फायदा उठा सकता है। इसीलिए हमें म्यांमार में चाहे जो भी स्टेक होल्डर हो उनसे हमें प्रोएक्टिवली इंगेज करने की जरूरत है। फिर 1643 किलोमीटर की लॉन्ग बाउंड्री है इंडिया और म्यांमार के बीच में। यहाँ पे इंसर्जेंट्स का इन्फिल्ट्रेशन तो होता ही है, साथ ही साथ मिलिटेंट्स भी आते हैं, इलीगल आर्म्स इसी रास्ते से सप्लाई होता है, ड्रग्स इसी रास्ते से सप्लाई होता है। इस तरीके से काफी सारे इंसर्जेंट ग्रुप, चाहे वो मिजोरम के अंदर, चाहे मणिपुर या नागालैंड के अंदर, वो अक्सर जाके म्यांमार में शरण लेते हैं यहाँ पर इंसर्जेंसी फैलाने के बाद। तो यहाँ पर उस कॉन्टेक्स्ट में भी इंडिया को अगर अपने इश्यू रिजॉल्व करने हैं तो म्यांमार की लीडरशिप के साथ प्रोएक्टिवली यहाँ पर हाईली रूप से एंगेज करने की जरूरत है। और इंडिया ने इसी वजह से कूप के बाद भी कोई भी स्टेक होल्डर चेंज हुआ, इंडिया ने बहुत केयरफुली अपने स्टैंड को रखा, और इसी स्टैंड को इंडिया को आगे बढ़ाने की जरूरत है, प्रोएक्टिवली इंगेज करने की जरूरत है, ताकि जो इश्यूज है हमारे और जो हमारे वाइटल इंटरेस्ट हैं उनको हम सही ढंग से पूरा कर पाए। और इसी कॉन्टेक्स्ट में हमने डिस्कस किया आज के इस टॉपिक को, दैट व्हाट आर द चांसेस ऑफ इंडिया टू टैप इंडियाज इक्विटी इन म्यांमार। तो आई होप ये टॉपिक आप सभी को समझ में आया, और अगर आप इस सेशन को पसंद कर रहे हैं तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड एवरीवन, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।